पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ईरान का दौरा करने के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू नहीं हो पाई। दोनों देशों की तरफ से यह संकेत जरूर मिले कि वो जल्द ही दोबारा बातचीत की टेबल पर लौट सकते हैं, लेकिन दूसरे दौर की बैठक कहां होगी, कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ सकी। सस्पेंस बना हुआ, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले इस बात के संकेत दिए थे कि अमेरिका और ईरान के नेता एक बार फिर इस्लामाबाद में ही बैठेंगे। पिछले हफ्ते भी दोनों देशों के नेताओं की बैठक इस्लामाबाद में ही हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो दूसरे दौर की बैठक से पहले आसिम मुनीर ने तेहरान का दौरा किया। वहां उन्होंने ईरान के उन नेताओं से मुलाकात की जिन्होंने इस्लामाबाद में हुई बैठक में हिस्सा लिया था, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ बातचीत की। तेहरान पहुंचकर आसिम मुनीर ने अमेरिका का मैसेज उन तक पहुंचाया, ऐसा माना जा रहा है। और मुनीर के साथ पाकिस्तान सरकार में मंत्री मोहसिन नकवी भी तेहरान पहुंचे। दोनों ने वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ से मुलाकात की। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। अब्बास अराक्ची ने इस मुलाकात के बाद बताया कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने कूटनीतिक कोशिशें तेज करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाए जाने की भी बात कही, ताकि तनाव को बढ़ने से रोका जा सके, शांति कायम हो सके। तो आसिम मुनीर की ईरान यात्रा के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका और ईरान दोनों ही जल्द बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि दूसरे दौर की बैठक होगी तो कहां होगी, कब होगी, इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। मतलब पूरी तरह सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इसी दौरान तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि दूसरी दौर की बातचीत के लिए तैयार, और उसने भी दूसरी दौर की बातचीत की तैयारी की बात की। तुर्की ने बताया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के साथ मिलकर वो लगातार अमेरिका और ईरान के संपर्क में है। तो तुर्की ने यह संकेत दिए कि इसी हफ्ते के अंत तक दोनों देश एक बार फिर बातचीत की टेबल पर होंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की भी एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया तुर्की में ही विदेश मंत्रियों की एक बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, सऊदी अरब के विदेश मंत्री, मिस्र के विदेश मंत्री सब शामिल होंगे। पश्चिम एशिया के हालात और मौजूदा जंग को लेकर चर्चा हो सकती है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत की टेबल अब तुर्की में सज सकती है, उस रिपोर्ट में यह संकेत दिया। और उस बैठक में दोनों पक्षों के साथ मध्यस्थ की भूमिका में तुर्की के साथ पाकिस्तान और मिस्र के नेता भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन रॉयटर्स से बातचीत में ईरान के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा से दूसरे दौर की बातचीत और युद्ध विराम बढ़ने की उम्मीदें बढ़ तो गईं, लेकिन परमाणु कार्यक्रम को लेकर मतभेद अब भी कायम है। मतलब ईरान अपनी पुरानी शर्तों पर अड़ा हुआ है। उसने साफ कह दिया है अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो उसकी मांगों को मानने के लिए तैयार है या नहीं। यानी पहले दौर की बातचीत के दौरान मामला जिन मुद्दों पर अटक गया था, दूसरे दौर की बातचीत में भी पेच वहीं फंसा हुआ है। ईरान ने चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं मिला, शर्तें नहीं मानी गई, तो युद्ध जारी रहेगा। अमेरिका चाहता है ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रद्द ही कर दे। ईरान दावा करता है उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा के लिए, बिजली बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए नहीं है, इसलिए वो इसे रोकने के लिए हरगिज तैयार नहीं। ईरान की मांग है अमेरिका उस पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा दे। लेकिन अमेरिका की शर्त है कि ईरान पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर किया गया कब्जा पूरी तरह हटाए। ईरान की शर्त है हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों पर हमले पूरी तरह रोके जाए। अमेरिका इसे समझौते में शामिल करना ही नहीं चाहता। तो पहली दौर की बातचीत के दौरान भी इन्हीं मुद्दों पर मामला उलझा हुआ था और उलझ गया था। तुर्की ने दोनों देशों से बीच का रास्ता निकालने की अपील की। तुर्की शुरुआत से इस जंग के खिलाफ रहा है। उसने दोनों पक्षों को शांति से मसले का हल निकालने की कई बार सलाह दी। तुर्की नेटो में भी है, याद रखें। इधर अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका एक तरफ तो ईरान से बातचीत की कोशिश में जुटा है, दूसरी तरफ वो उसके खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है उसकी, और उसके तहत उसने 10,000 सैनिकों को पश्चिम एशिया में तैनात करने का फैसला ले लिया है। तो यह रिपोर्ट कहती है कि इनमें 6,000 सैनिक तो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के साथ रवाना भी हो चुके हैं, और बाकी के 4,000 भी जल्द ईरान के नजदीक पहुंच जाएंगे। ये न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की घेरेबंदी में जुटेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर ईरान में जमीनी युद्ध के लिए भी उतर सकते हैं। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर दबाव ये जारी रहा तो वो फारस की खाड़ी से कारोबार पूरी तरह रोक देगा। ओमान की खाड़ी
तक हो रहा कारोबार पूरी तरह रोक देगा। लाल सागर से भी कारोबार पूरी तरह रोक देगा, क्योंकि वहां पे हूथी लड़ाके हैं, जिसका वो समर्थन करता है, वो उसका समर्थन करते हैं। और इस स्थिति में पूरी दुनिया की आर्थिक हालत और खराब हो सकती है। तो यह रिपोर्ट कहती है कि ईरान के इसी रुख को देखते हुए अमेरिका एक तरफ तो उस पर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ उसने बातचीत के भी दरवाजे खुले रखे। दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने को लेकर कोशिशें जारी हैं। माना जा रहा है जल्द ही उनके बीच फिर से बातचीत हो सकती है। युद्ध विराम को आगे जारी रखने पर चर्चा भी हो सकती है। जो सीज फायर हुआ था उसकी समय सीमा 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। युद्ध फिर होगा इसके बाद या नहीं होगा, इस पर अमेरिका और ईरान बैठक कर सकते हैं। लेकिन बातचीत के अलावा अमेरिका दूसरे प्लान बी के लिए भी तैयारी कर रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में अलग अलग जगहों पर पहले से अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक तो तैनात हैं ही। कई ओमान की खाड़ी में उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों पर मौजूद हैं। वो सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की घेरेबंदी में जुटे हैं। लेकिन अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी में 10,000 और सैनिक जल्द ही ईरान को घेरने जुट जाएंगे। उसके उन सभी का इस्तेमाल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी अमेरिका कर सकता है। अगर युद्ध जारी रहा तो उस स्थिति में वो ईरान की जमीन पर भी उतर सकते हैं। यह दबाव बना रहा है अमेरिका, और आर पार की लड़ाई वो लड़ सकते हैं उसके सैनिक। अमेरिका जो अपने 10,000 और सैनिकों को वहां भेज रहा है, उनमें 6,000 सैनिक किसी भी वक्त ओमान की खाड़ी में पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो जो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, वो वहां जा रहा है, उसके साथ है वो। उन्हें वहां ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा 4,000 और सैनिक, अतिरिक्त सैनिकों को भी जल्द वहां भेजा जाएगा, ये रिपोर्ट कह रही है। और इनमें मरीन कमांडो भी शामिल हो सकते हैं। उन्हें समुद्र में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, हवा में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है और जमीन पर लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हर तरह की जंग में उतरने के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। तो खबर है कि इन सैनिकों के जरिए अमेरिका कई विकल्पों की तैयारी में है। वो पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाकर ईरान को हर तरफ से घेरने की तैयारी में है। अगर बातचीत फेल हो गई तब वो ईरान पर और बड़ा हमला कर सकता है। उसके निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, तेल के ठिकाने हैं, गैस के भंडार हैं, सभी पर वो कब्जा करना चाहता है। हालांकि ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर उस पर यह दबाव बनाया गया तो वो भी बेहद खतरनाक कदम उठाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के बाद वो लाल सागर से भी कारोबार रोकने की कोशिश करेगा। यमन में ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाके वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले तेज कर सकते हैं। उधर जंग रोकने पर हो रही बातचीत की कोशिशों के बीच पाकिस्तानी फौज के 13,000 जवानों की एक टुकड़ी की तैनाती सऊदी अरब में कर दी गई। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने बताया कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने करीब 13,000 सैनिक और 18 लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए। पाकिस्तान का कहना है उसने ये तैनाती सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत की है। रक्षा समझौता हुआ था पिछले साल, सैन्य समझौता, जिसे वो इस्लामी नेटो कहा जा रहा था। इसके तहत एक देश पर हमला होगा, दूसरे देश पर हमला माना जाएगा उसे, मतलब सब पर हमला माना जाएगा। अभी तो दो ही हैं इसमें। दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, सैनिक देंगे, हथियार देंगे, लड़ाकू विमान देंगे, दुश्मन से सुरक्षा करेंगे। अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान ने सऊदी अरब को भी निशाना बनाया, तो ईरान ने सऊदी अरब पर भी हमले किए, मिसाइलें गिराई, ड्रोन गिराए। अमेरिका के सैन्य ठिकाने जो हैं सऊदी अरब में, उनको तबाह करने की कोशिश की। और यहां तक कि ईरान ने वहां के तेल ठिकानों को भी नहीं छोड़ा, वहां भी हमले किए। सऊदी अरब को ईरान से खतरा महसूस हुआ तो उसने पाकिस्तान को सैन्य समझौते की याद दिलाई। अब पाकिस्तान के लगभग 13,000 जवान और करीब 18 लड़ाकू विमान सऊदी अरब भेज दिए गए हैं सुरक्षा के लिए, पहरेदारी के लिए। 1991 की गल्फ वॉर के बाद पाकिस्तान की सऊदी अरब में यह सबसे बड़ी सैन्य तैनाती बताई जा रही। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों की सऊदी अरब में तैनाती की टाइमिंग पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान खुद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की मेजबानी कर चुका है, दूसरे दौर की बैठक के लिए मंच तैयार करने में जुटा है। मतलब एक तरफ पाकिस्तान शांति की कोशिश में, दूसरी तरफ सऊदी अरब को मजबूत सैन्य मदद दे रहा है। हालांकि रॉयटर्स से बातचीत में पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि सऊदी अरब में यह तैनाती किसी पर हमले के लिए नहीं की गई है, बल्कि शांति व्यवस्था को कायम रखने का एक प्रयास है। 2015 में यमन के साथ युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी थी। जब यमन से युद्ध हो रहा था सऊदी अरब का, उस समय पाकिस्तान सरकार ने वहां सैनिक भेजने से मना कर दिया था।
इधर युद्ध में मध्यस्थता करवा रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर गए तो पाकिस्तान के ही एक पूर्व मंत्री ने उन्हें डिफैक्टो लीडर बता दिया। डिफैक्टो लीडर यानी आसिम मुनीर को पाकिस्तान का असली नेता कह दिया और शहबाज शरीफ को सिर्फ नाम का नेता बताया। मतलब शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन जा तो सब जगह आसिम मुनीर रहे हैं। ताकत सेना प्रमुख के पास है, आसिम मुनीर के पास है, वही पाकिस्तान का नेतृत्व करते दिख रहे हैं। उन्हें डिफैक्टो लीडर बताया फवाद चौधरी ने। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री थे फवाद चौधरी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान को शहबाज शरीफ नहीं चला रहे, आर्मी चीफ आसिम मुनीर चला रहे। पाकिस्तान की सत्ता पर सेना का पूरा कंट्रोल है, सेना प्रमुख के इशारे पर ही सभी फैसले लिए जा रहे हैं। और फवाद चौधरी ने यह बयान तब दिया है जब आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर पहुंचे। जल्दी अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक होने की अटकलें लगाई गई। इस बात के भी संकेत मिले कि सीजफायर समझौते के लिए अमेरिका और ईरान की अगली बैठक पाकिस्तान में ही हो सकती है। लेकिन इससे पहले आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। उनके इस दौरे का मकसद क्या था यह पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जा रहा है वो जंग को लेकर ही ईरान के नेताओं से बात करने गए। ईरान के नेताओं से बात करने के लिए पाकिस्तान के नेताओं की बजाय सेना के मुखिया गए। तो सवाल उठने लग गए कि पाकिस्तान की बागडोर किसके पास है, कौन चला रहा है। तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने तो आसिम मुनीर को ही असली नेता बता दिया कि देख लीजिए वो ही जा रहे हैं, शहबाज शरीफ तो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं। Well, frankly, there is no two opinions about that. That right now Pakistan is led by General Asim Munir. He is the de facto leader of Pakistan. फवाद चौधरी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का भी हवाला दिया। उनके मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान की कमान सेना प्रमुख के ही हाथ में है। If you see, the President Trump has actually named General Asim Munir as leader of Pakistan, and he has not even bothered to talk about Shehbaz Sharif. ट्रंप ने जब सीजफायर का ऐलान किया था तब भी उन्होंने आसिम मुनीर का जिक्र किया था, शहबाज शरीफ का भी नाम नहीं आता। लेकिन सेना प्रमुख का राजनीतिक मामलों में नाम जुड़ना पाकिस्तान में विपक्ष के नेताओं को भी खलने लग गया। इधर लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयक पेश कर दिए गए। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए। बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने इस पर राजनीति नहीं करने और इसे राजनीतिक रंग नहीं देने की अपील की। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि मौजूदा 543 सीटों में ही तुरंत 33% आरक्षण क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल में राजनीति की बू आ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर बहकाने का भी आरोप लगाया। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन बिल पर चर्चा के दौरान इस बात का भरोसा दिया कि इससे दक्षिण भारत के राज्यों को फायदा होगा। उन्होंने जानकारी दी कि परिसीमन प्रक्रिया किसी भी राज्य के हितों के खिलाफ नहीं होगी। अमित शाह ने विपक्ष पर बिल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बिल का समर्थन किया लेकिन सरकार की नीयत और रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने 33% महिला आरक्षण के अंदर पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय करने की मांग की। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नाकेबंदी चल रही है। अब तो अमेरिका के एक सैन्य समझौते ने चीन की चिंता वहां बढ़ा दी है। यह समझौता अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया के बीच हुआ कि अमेरिका के लड़ाकू विमानों को इंडोनेशिया की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। जरूरत पड़ने पर वो इंडोनेशिया के आसमान में उड़ान भर सकेंगे।
अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच ये जो डील हुई है, इसको चीन के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया की सीमा मलक्का स्ट्रेट नाम के समुद्री गलियारे से लगती है। वहां भी एक स्ट्रेट है। उस गलियारे से चीन अपनी जरूरत का 80% तेल और गैस मंगवाता है और दूसरा सामान भी मंगवाता है। मतलब सारा जो व्यापार होता है वो वहीं से होता है। ईरान समेत खाड़ी देशों से चीन जो तेल और गैस खरीदता है वो इसी रास्ते से उसकी धरती तक पहुंचता है। और माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के साथ सैन्य समझौता करके अमेरिका ने मलक्का स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसे चीन के लिए खतरे पर तौर पर देखा गया। मलक्का स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी से दक्षिण चीन सागर में आने जाने का शॉर्टकट रास्ता है। एक तरफ हिंद महासागर है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। भारत और अंडमान निकोबार द्वीप के भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं उसके नजदीक है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। एक तरफ मलेशिया, दूसरी तरफ इंडोनेशिया। सिंगापुर की सीमा भी मलक्का स्ट्रेट से लगती है। तो दुनिया में समुद्र के रास्ते जो भी कारोबार होता है उसका करीब 25% हिस्सा इसी रूट से होता है, जो सारा कारोबार होता है। 1/4 व्यापार इसी रास्ते से होता है। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में जाने वाले सारे जहाज जो हैं इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इसी रास्ते से जहाज फिलीपींस जाते हैं, ब्रुनेई भी जाते हैं, कंबोडिया भी जाते हैं, वियतनाम भी जाते हैं, ताइवान भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, चीन भी जाते हैं, उत्तर कोरिया जाते हैं, दक्षिण कोरिया जाते हैं। मलक्का स्ट्रेट को तो चीन के कारोबार की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि चीन का माल जो दुनिया भर में जाता है, चीन तक भी माल यहीं से जाता है, और चीन का माल भी जो जाता है उसका भी सबसे बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट से होकर जाता है। चीन में बनने वाले मोबाइल फोन हो, कपड़े हो, मशीनें हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, सब कुछ इसी रास्ते से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचता है। 80% चीन का तेल और गैस भी जो आता है सऊदी अरब से आता है, ईरान से आता है, या इराक जैसे खाड़ी देशों से आता है, वो भी मलक्का स्ट्रेट से ही होकर आता है। इसी वजह से यह समुद्री गलियारा चीन के लिए बेहद अहम हो जाता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया या इसमें कोई रुकावट आ गई तो चीन की फैक्ट्रियों का काम रुक सकता है, सामान बनाने के लिए कच्चा माल रुक सकता है, सामान बनाकर बेचने के लिए बाजार का रास्ता भी रुक सकता है। इसलिए अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच जो यह सैन्य समझौता हुआ है, इससे माना जा रहा है चीन की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि समझौते की वजह से इंडोनेशिया और मलक्का स्ट्रेट तक अमेरिका की पहुंच हो जाएगी। वहां उसकी सेना का दखल बढ़ सकता है। और अमेरिका से 36 का आंकड़ा है चीन का। वो ऐसा सपने में भी नहीं होना देना चाहता कि अमेरिका वहां आकर बैठ जाए। चीन की परेशानी लेकिन यह है कि मलक्का स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल तो नहीं है। सीमा इसकी मलक्का स्ट्रेट की इंडोनेशिया से लगती है, मलेशिया से लगती है, सिंगापुर से लगती है। वहां से चीन का बॉर्डर 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। मलक्का स्ट्रेट की लंबाई करीब 800 किलोमीटर। लेकिन कई जगहों पर यह बेहद संकरा हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो आपने देखा कैसे संकरा होता है। यहां तो मलक्का स्ट्रेट तो एक जगह 3 किलोमीटर से भी कम चौड़ा हो जाता है, इतनी कम चौड़ाई रह जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भी संकराई तो हॉर्मूज गलियारे की सबसे कम चौड़ाई तो 33 किलोमीटर के आसपास है। मलक्का स्ट्रेट कई जगहों पर 3 किलोमीटर से भी कम चौड़ा रह जाता है। हालांकि इस स्ट्रेट का मालिकाना हक किसी भी देश के पास नहीं है, क्योंकि वही अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। और नियम तो ये कहते हैं कि हॉर्मूज भी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जहां सभी देशों के जहाज बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। लेकिन मलक्का स्ट्रेट मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर की समुद्री सीमा में आता है, इसलिए इन तीनों देशों का वहां कंट्रोल रहता है। और ये तीनों ही देश अमेरिका के पाले में माने जाते हैं, उसके करीबी माने जाते हैं, उसके साथी माने जाते हैं। और इंडोनेशिया ने तो अमेरिका के साथ ये सैन्य समझौता कर लिया, उसकी सेना के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब इस डील को हरी झंडी मिली है तब मिली है जब इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। वहां अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से उन्होंने मुलाकात की, कई घंटों की बैठक हुई। दोनों देशों ने रक्षा समझौते की घोषणा कर दी। इस समझौते के तहत अमेरिका और इंडोनेशिया आने वाले वक्त में अपने मिलिट्री संबंध, सैन्य संबंध मजबूत करेंगे, मिलकर हथियार बनाएंगे। दोनों देशों के बीच समय समय पर मिलिट्री ड्रिल होगी। तो इस समझौते में सबसे खास बात यह है कि इंडोनेशिया ने अमेरिका के लिए अपनी एयर स्पेस खोल दी। उसके लड़ाकू विमानों को अपनी हवाई सीमा में घुसने की इजाजत दे दी है। जरूरत होने पर वो इंडोनेशिया के ऊपर उड़ान भर सकेंगे आसमान में। यही बात चीन की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इंडोनेशिया का रास्ता खुलने से मलक्का स्ट्रेट पहुंच जाएगा अमेरिका। मलक्का स्ट्रेट तक पहुंचना अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा। वो जब चाहे तब अपनी फौज वहां भेज सकता है, हेलीकॉप्टर भेज सकता है, ड्रोन भेज सकता है, लड़ाकू विमान भेज सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी जो रास्ता है, वो समुद्री रास्ता, वहां अमेरिका की निगरानी बढ़ गई एक तरह से।
उसकी पकड़ मजबूत हो गई इस समझौते से। ऐसे में जरूरत पड़ने पर अमेरिका किसी भी वक्त इस रास्ते में जरूर रोड़ा अटका सकता है। लेकिन मलक्का स्ट्रेट में रुकावट आई तो चीन में कोहराम मच जाएगा, उसकी आर्थिक हालत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर मलक्का स्ट्रेट बंद हुआ चीन के लिए, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में जाने के लिए फिर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इंडोनेशिया के 2 द्वीपों के बीच से रास्ता निकलता है। उन द्वीपों का नाम है सुमात्रा और जावा। तो सुमात्रा के दक्षिणी छोर पर और जावा के उत्तरी छोर पर एक गलियारा है। यह गलियारा भी हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और आगे चीन समेत कई देशों तक जाता है। लेकिन मलक्का स्ट्रेट की तुलना में यह रास्ता करीब 1000 किलोमीटर लंबा है। तो वहां से आने वाले जहाजों को फिर समय भी ज्यादा लगेगा और खर्च भी ज्यादा उठाना पड़ेगा। ऊपर से यह लंबा वाला रास्ता खतरनाक भी है और ज्यादा संकरा भी है, क्योंकि उस हिस्से में समंदर में पानी उतना गहरा नहीं है। तो बड़े जो जहाज होते हैं, खासकर जैसे VLCC जहाज होते हैं जिनमें 20 लाख बैरल तेल जाता है, वो बहुत गहरा पानी चाहिए होता है उनको चलने के लिए। पानी में बड़ी बड़ी वहां पर चट्टानें हैं, जहाजों से टकरा सकती हैं, बड़ा हादसा हो सकता है ये दूसरे वाले रास्ते से। इसलिए मलक्का स्ट्रेट को शॉर्टकट ही नहीं माना जाता, बल्कि वो एक सुरक्षित रास्ता भी माना जाता है। उसकी चौड़ाई एक जगह जाकर तो 3 किलोमीटर से भी कम रह जाती है, लेकिन वो पानी गहरा है, वहां से बड़े जहाज निकल सकते हैं, भारी से भारी जहाज निकल सकते हैं। अब इस गलियारे पर अमेरिका की बढ़ती घेरेबंदी चीन के लिए खतरे की आहट है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। उसका कहना है कि हॉर्मूज गलियारे के ओमान वाले हिस्से से वो जहाजों को जाने की इजाजत दे सकता है। कि हॉर्मूज गलियारे में एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, तो सिर्फ ईरान का ही कंट्रोल नहीं है, ओमान का भी तट है दूसरी तरफ। ओमान के किनारे किनारे जहाज बिना किसी के हमले के डर से गुजर सकते हैं, ये ईरान कह रहा है। ओमान के किनारे से जो जहाज फारस की खाड़ी की तरफ से आएंगे या फारस की खाड़ी की ओर जाएंगे, ईरान की IRGC सेना उन पर हमले नहीं करेगी, उन्हें वहां से सुरक्षित जाने देगी। लेकिन हॉर्मूज गलियारे को खोलने के इस प्रस्ताव के साथ ईरान ने एक और शर्त भी रखी कि यह प्रस्ताव तभी लागू होगा जब अमेरिका उसकी मांगों को मान लेगा। उसके बाद ही ईरान ओमान के किनारे से जहाजों को जाने देगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस प्रस्ताव पर कुछ कहा नहीं गया और ना ही ओमान की तरफ से ईरान के इस प्रस्ताव पर कोई बयान दिया गया। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच ये वही हॉर्मूज गलियारा है जो पिछले करीब 1.5 महीने से बंद है। पहले कुछ जहाज निकल भी रहे थे, लेकिन अब समंदर का ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, एक भी जहाज नहीं गुजरा, क्योंकि हॉर्मूज गलियारे की एक तरफ ईरान है फारस की खाड़ी की तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है ओमान की खाड़ी की तरफ, अरब सागर की तरफ। ईरान बिना टोल लिए दूसरे देशों के जहाजों को हॉर्मूज गलियारा पार नहीं करने दे रहा। अमेरिका ईरान से जुड़े जहाजों को घेरने में जुटा है और जो ईरान को टोल देकर आ रहे हैं उनको भी नहीं जाने दे रहा। ईरान टोल दिए बिना नहीं जाने दे रहा, अमेरिका जो टोल दे रहे हैं उनको जाने नहीं दे रहा। उसका मकसद ईरान के तेल कारोबार को रोकना है, इसलिए वो ईरान के बंदरगाहों से आने वाले, ईरान के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाज़ों को रोक रहा है। और हॉर्मूज गलियारों पर ही नहीं रोक रहा, वो तो जो चाबहार बंदरगाह है वो हॉर्मूज गलियारे में नहीं है, वो तो खुले समुद्र में है, वहाँ पर भी निगरानी करके बैठा अमेरिका। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि पिछले 48 घंटों में हॉर्मूज गलियारे से एक भी जहाज नहीं गुजरा, कोई भी जहाज अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ नहीं सका। अमेरिका की नाकेबंदी के तीसरे दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव कम करने के लिए ईरान की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया कि हॉर्मूज गलियारे के ओमान वाले हिस्से से वो जहाज़ों को जाने की इजाज़त दे सकता है, किसी भी जहाज़ पर वहां हमला नहीं करेगा, किसी को नहीं रोकेगा, लेकिन इसके लिए अमेरिका को उसकी मांगें माननी होंगी। वो मांगें जिन्हें ईरान ने पहले दौर की बातचीत के दौरान अमेरिका के सामने रखा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोज पहले संकेत दिए थे कि ईरान और अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है, दोनों देशों के नेता एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। वैसे तो ईरान और अमेरिका के बीच कई मुद्दे हैं, परमाणु कार्यक्रम का एक बड़ा मुद्दा है, यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा है, युद्ध के हर जाने का मुद्दा है जो ईरान मांग रहा है। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है कि इस बार हॉर्मूज गलियारा खोलने का मुद्दा सबसे अहम हो सकता है। कि रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि बातचीत से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव कम करने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा उसको खोलने का कि ईरान इस समुद्री रास्ते से दूसरे देशों के जहाजों को निकलने दे सकता है, बिना रोक-टोक के जाने दे सकता है। ईरान ने अपने प्रस्ताव में हॉर्मूज गलियारे के ओमान वाले हिस्से का जिक्र किया। ईरान कह रहा है कि ओमान के किनारे किनारे जहाज बिना किसी डर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर सकते हैं।
ओमान के समुद्री रास्ते से होकर गुजर सकते हैं। जो जहाज ओमान के हिस्से वाले समंदर से होते हुए फारस की खाड़ी की तरफ से आएंगे वो या फारस की खाड़ी की ओर जाएंगे, ईरान की IRGC सेना उन पर हमले नहीं करेगी। मतलब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने समुद्री हिस्से से जहाजों को जाने नहीं देना चाहता, अपने हिस्से से। वो कहता है जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे वो ओमान के हिस्से वाले समुद्री रास्ते का ही इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ ओमान है, उस तरफ का इस्तेमाल करे। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान ने इस प्रस्ताव के साथ अमेरिका के सामने शर्त रखी है कि अमेरिका को उसकी सभी मांगे माननी होंगी, तभी वो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा। रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने अपने प्रस्ताव में ओमान के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाने का जिक्र किया है ताकि हॉर्मुज गलियारे के ओमान के हिस्से से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी की जा सके। हालांकि ईरान के इस प्रस्ताव पर अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इधर इजरायल और लेबनान में चल रही सीजफायर की कोशिशों के बीच इजरायल लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। इजरायल की सेना ड्रोन की मदद से लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर नजर रखे हुए। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान पर फिर हमले किए। उसने दावा किया कि हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया गया, कई लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। इजरायल की सेना ने यह भी दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड हथियार भंडार बरामद किया, छिपा हुआ हथियार भंडार जो जमीन के नीचे बना था ताकि किसी को कानो कान खबर न लगे। उस भंडार में कई खतरनाक हथियार रखे गए जिन्हें इजरायल ने तबाह कर दिया। उस पर हवाई हमले किए, ड्रोन हमले किए। हमले के बाद जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। इजरायल की सेना ने हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी ढेर करने का दावा किया। उसका कहना है वो लड़ाके उस पर हमले की साजिश रच रहे थे, उसे निशाना बनाने की तैयारी में थे। लेकिन इजरायल की सेना को भनक लगते ही वो सतर्क हो गई और दक्षिणी लेबनान में एक के बाद एक कई हमले कर दिए, ड्रोन भेज दिए। उन लड़ाकों की पहचान की गई, उन्हें टारगेट किया और मार गिराया। वो पेड़ों के बीच छिपते हुए अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे, तभी उन पर ड्रोन हमला किया गया। इजरायल की सेना ने हथियार के ठिकानों को भी निशाना बनाया। उसने दावा किया हिजबुल्लाह ने जमीन के नीचे कई हथियार छिपा रखे थे, राइफलें, रॉकेट, गोला बारूद छिपा रखा था। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमले करके उस ठिकाने को भी तबाह कर दिया। लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रही है इजरायल की सेना। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, उसे तबाह कर रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी कार्रवाई जारी है। एक तरफ इजरायल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ खबर आई कि इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर भी हो सकता है, युद्ध विराम पर बात बन सकती है। नेतन्याहू ने दशकों बाद लेबनान से बातचीत होने की बात कही। ईरान ने भी लेबनान पर हमले नहीं करने की शर्त रखी थी। उसकी 10 शर्तों में यह भी एक शर्त थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएं। लेकिन एक तरफ दोनों के बीच सीजफायर की कोशिश चल रही है, दूसरी तरफ इजरायल की सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को छोड़ने के मूड में भी नहीं दिख रही। लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है, हमले और तेज कर दिए इजरायल की सेना ने। लेबनान के मीडिया ने बताया कि इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के रुमान गांव पर हमले किए, कई इलाकों को निशाना बनाया, ड्रोन हमले किए, बम गिराए। हमले के बाद एक साथ कई जगहों पर जोरदार धमाका हुआ। कुछ इमारतों से आग की लपटें निकलती दिखी। काफी देर तक धमाके की आवाज आती रही, एक के बाद एक विस्फोट होते रहे। पूरा इलाका गूंज उठा। धमाका होते ही काफी दूर तक धूल और धुआं भर गया। इमारतों से उठ रहा सफेद धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दिया। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिया शहर पर भी हमले किए, वहां भी बमबारी की गई। हमले की वजह से इमारतें हिल गई, सफेद धुआं छा गया। देखकर ऐसा लगा मानो जमीन पर सफेद बादल छा गए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो हवाई हमले कर रही है, जमीनी कार्रवाई कर रही है। खबर आई कि ईरान ने अपने ड्रोन का उत्पादन 10 गुना बढ़ा दिया पिछले दिनों में। ईरान की सेना ने दावा किया कि ईरान ने पिछले साल जून में हुई जंग के बाद हमला करने वाले ड्रोन का उत्पादन 10 गुना बढ़ा दिया। अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बाद ड्रोन के उत्पादन में तेजी लाई गई ताकि आने वाले हमलों के लिए ईरान पहले से तैयार रहे। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में कासमिया ब्रिज को तबाह कर दिया। लितानी नदी पर बना कासमिया ब्रिज लेबनान के टायर और साइदन शहर को जोड़ने वाला अंतिम ब्रिज था। ईरान में 48 दिन के बाद इंटरनेट पर लगी पाबंदियां कुछ कम हुई, हालांकि अभी वहां के लोग सिर्फ गूगल ही एक्सेस कर पा रहे हैं। उन्हें पूरी तरह से इंटरनेट चलाने की छूट नहीं मिल पाई।
ताइवान में ऊर्जा संकट गहराने का खतरा मंडराने लगा। कतर से एलएनजी सप्लाई बाधित होने से ताइवान को महंगी गैस खरीदनी पड़ रही है। इसकी वजह से वहां बिजली उत्पादन की लागत 20% तक बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि लंबे समय तक ऐसे ही रहा तो ताइवान की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। उधर यूक्रेन ने रूस की सेना पर राहत और बचाव के काम में लगी टीमों पर हमला करने का आरोप लगाया। तो इधर ये युद्ध है, उधर वो युद्ध भी चल रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना ने कीव में हवाई हमले किए। एक हमले के तुरंत बाद ही दूसरा हमला कर दिया और हमले का मकसद राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों को निशाना बनाना था। रूस पर यूक्रेन ने आरोप लगाया, सबूत दिए कि अपने सैनिकों के शरीर पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग जारी की। जो बॉडी कैमरा होता है, जिसे जवान अपनी वर्दी या हेलमेट पर लगाते हैं, ऑपरेशन के दौरान होने वाली सभी घटनाएं उसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। वो रिकॉर्डिंग दिखाई और आरोप लगाया यूक्रेन ने कि कीव में रूस ने लगातार 2 हमले किए। एक हमले के कुछ देर बाद ही दूसरा हमला कर दिया। पहले हमले के बाद ही जैसे ही राहत और बचाव की टीम वहां पहुंची, दूसरा हमला हो गया। दूसरा हमला होते ही वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, गाड़ियों और इमारतों में छिपने की कोशिश करने लगे। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में राहत और बचाव टीम के कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन ने रूस पर जानबूझकर ऐसे हमले करने का आरोप लगाया, लेकिन रूस ने यूक्रेन के आरोपों को गलत बताया। इधर अमेरिका के अखबार द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक खुद को ईसा मसीह की तरह दिखाने वाली की जो डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट थी, उसका फिर ईरान ने मजाक उड़ाया। तजाकिस्तान में जो ईरान का दूतावास है, उसने एआई से बना हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वो ट्रंप की जो पुरानी पोस्ट थी उसको बदलकर। रिपोर्ट में दावा किया गया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर पोप लियो से हुए विवाद के बाद सोशल मीडिया पर एआई से बनी हुई एक तस्वीर पोस्ट की थी। उस तस्वीर में उन्हें ईसा मसीह की तरह दिखाया गया। ये पोस्ट सामने आने के बाद उनकी खूब आलोचना भी हुई और ईरान ने भी उस पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। ट्रंप को घेरने के लिए उन्हीं की सोशल मीडिया पोस्ट का इस्तेमाल किया। एआई की मदद से एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उस वीडियो में पहले ट्रंप को ईसा मसीह के रूप में दिखाया गया, फिर आसमान से ईसा मसीह को आते हुए दिखाया गया। वो ट्रंप को देखकर नाराज हो गए। गुस्से में उन्होंने ट्रंप को एक मुक्का मारा, ये दिखाया उन्होंने। फिर ट्रंप नीचे धधकती हुई आग में गिर गए। ये सब ईरान की तरफ से जारी किए गए एआई वीडियो में दिखाया गया। Your reckoning has come. What is this? ट्रंप की उस ईसा मसीह वाली पोस्ट की अमेरिका में भी आलोचना हुई। अमेरिका के लोगों ने भी उस पोस्ट का विरोध किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर कोई असर नहीं पड़ा। ट्रंप ने बताया उस पोस्ट का धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद वो पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दी गई। उधर चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर जंग को लेकर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के हालात और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर चर्चा हुई। अमेरिका की सेना ने सीरिया से अपनी पूरी वापसी का आखिरी चरण पूरा कर लिया। अस्का प्रांत के कसरक बेस को सीरिया की सेना को सौंप दिया गया। कसरक बेस सीरिया में अमेरिकी सेना का आखिरी और सबसे बड़ा ठिकाना था। मार्च से शुरू हुई यह वापसी प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो गई। इजरायल के विदेश मंत्री ने भारत से गाजा के चरमपंथी संगठन हमास को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। इजरायल ने दावा किया हमास के संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से। भारत सरकार ने हमास को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित नहीं किया हुआ है। इधर यूएई का कर्ज लौटाने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 18,000 करोड़ की रकम दी। यूएई ने पाकिस्तान को दिया हुआ कर्ज वापस मांग लिया था, खबर आप जानते ही हैं। यूएई ने पाकिस्तान को 300 करोड़ डॉलर भारतीय रुपयों में करीब 28,000 करोड़ का कर्ज दिया। पहले से तय समय के मुताबिक 23 अप्रैल तक पाकिस्तान को इस कर्ज को चुकाना है। पहले तो पाकिस्तान ने यूएई से कर्ज में छूट की मांग की थी। यूएई ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान को रियायत नहीं दे सकता। सख्त चेतावनी भी दे दी कि पाकिस्तान जल्द से जल्द उसका कर्ज चुकाए, और इस चेतावनी ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कर्ज में डूबी हुई थी। ऐसे में उसे यूएई का कर्ज चुकाने के लिए और ज्यादा कर्ज लेना पड़ता। पाकिस्तान ने फिर क्या किया, सऊदी अरब से और कर्ज ले लिया, मदद की गुहार लगाई। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए, वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की
मुलाकात के दौरान उन्होंने मदद मांगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 18,000 करोड़ की रकम देने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि पैसा सऊदी अरब के वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया है और यह रकम सीधे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भेज दी गई। तो यूएई की तरफ से कर्ज लौटाने की डेडलाइन की वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ था, अर्थव्यवस्था उसकी फंसी हुई थी, उससे इसको राहत मिल गई। हालांकि एक कर्ज को चुकाने के लिए उसे दूसरा कर्ज लेना पड़ा। यूएई ने 300 करोड़ डॉलर, करीब 28,000 करोड़ भारतीय रुपए समझ लीजिए, का कर्ज जो अलग अलग समय पर पाकिस्तान ने लिया था। 2018 में यूएई ने पाकिस्तान को 200 करोड़ डॉलर दिए थे। उस वक्त पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिर रहा था, महंगाई बढ़ती जा रही थी, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए थे, बेरोजगारी बेकाबू हो गई थी। तो यूएई ने मदद का हाथ बढ़ाकर पाकिस्तान को यह कर्ज दिया था। कई साल तक पाकिस्तान लेकिन ये कर्ज लौटा नहीं पाया। कर्ज लौटाने की डेडलाइन आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे 5 साल का वक्त बीत गया। 2023 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिर से संकट में फंस गई। एक बार फिर यूएई ने उसकी मदद की और 100 करोड़ डॉलर और दे दिए। तो 200 पहले के थे, 100 और हो गए, 300 हो गए। पाकिस्तान पर यूएई का कर्ज 300 करोड़ डॉलर हो गया, लगभग 28,000 करोड़ भारतीय रुपए तक पहुंच गया। तो छोटी मोटी रकम तो थी नहीं। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का ये 17% था। यूएई का कर्ज लौटाने के लिए पाकिस्तान के पास फिर विकल्प नहीं बचा। तो खबरों के मुताबिक सऊदी अरब से पहले उसने चीन से मदद मांगी थी, लेकिन वहां बात नहीं बनी। इसके बाद सऊदी अरब ने 200 करोड़ डॉलर का कर्ज दे दिया। इधर पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के संस्थापक मौलाना अमीर हमजा पर रहस्यमयी तरीके से हमला हो गया। उसे आतंकी हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। वो एक न्यूज चैनल के दफ्तर से निकला था और कार में बैठकर अपने घर लौट रहा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली उसके हाथ में लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उस समय एक रिटायर्ड जज भी उसी कार में मौजूद थे। वो सुरक्षित रहे, लेकिन अमीर हमजा की हालत खराब हो गई। उस पर पिछले साल भी हमला किया गया था, उस दौरान भी वो घायल हुआ। बाद में खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। माना जाता है कि भारत में हुए कई आतंकी हमलों में अमीर हमजा का अहम रोल था। उसने आतंकी हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर तैयबा बनाया था। इसी आतंकी पर लाहौर में गोलीबारी हो गई। जिस कार में बैठा हुआ था उस पर कई गोलियां बरसाई गईं। कार पर गोलियों के निशान दिखे। वहां की मीडिया के मुताबिक अमीर हमजा एक न्यूज़ चैनल में रिकॉर्डिंग खत्म कर घर जा रहा था। उसके साथ एक रिटायर्ड जज भी उसी कार में थे। दोनों न्यूज़ चैनल से निकलकर लाहौर के पिंडी स्टॉप इलाके में पहुंचे। वहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश आए। उन्होंने कार पर फायरिंग शुरू कर दी। अमीर हमजा के हाथ में गोली लगी, बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद कार के ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह गाड़ी को वहां से निकाल लिया और सीधा अस्पताल पहुंचा। तब तक अमीर हमजा के शरीर से काफी खून बह चुका था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी जान बच गई। कार में बैठे जज की जान भी सुरक्षित रही। लेकिन इस घटना से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। हर जगह अमीर हमजा पर हुए हमले की चर्चा शुरू हो गई। ये पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे हाथ किसका था। वहां की पुलिस इसकी जांच में जुट गई। 1 साल के अंदर ये अमीर हमजा पर दूसरा हमला। पिछले साल मई में भी उस पर अटैक हुआ था। उस वक्त वो अपने घर के बाहर था। उसी समय कुछ लोगों ने उस पर गोलियां चला दी थी। अमीर हमजा की क्राइम कुंडली कई आतंकी साजिशों से भरी थी। उस पर आरोप है उसने भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश रची। लश्कर तैयबा को खड़ा करने में अमीर हमजा का रोल था। उसने इस काम में हाफिज सईद की मदद की। उधर अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने रोजाना 2 घंटे के लिए बिजली काटने का ऐलान कर दिया। यानी पाकिस्तान के लोगों को रोजाना 2 घंटे के लिए बिना बिजली के रहना पड़ेगा। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, बिजली की कमी हो गई है। सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान को जो एलएनजी की सप्लाई हो रही थी, प्राकृतिक नेचुरल गैस की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, एलएनजी की सप्लाई रुक गई। उसी से बिजली बनती है वहां पर काफी। सबसे ज्यादा वो कतर से मिलती थी। ईरान जंग के दौरान कतर में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर हमला हो गया था। तो पाकिस्तान में होने वाली एलएनजी की सप्लाई रुक गई और हालात ऐसे हो गए कि सरकार कटौती करने को मजबूर हो गई। बड़े बड़े शहरों में बिजली कट रही है। लाहौर में कट रही है, कराची में बिजली कट रही है, पंजाब में कई जगह बिजली कट रही है। कुछ जगहों पर 14-14 घंटे तक लाइट नहीं आ रही। हर घंटे बिजली जा रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं, अब बिजली आएगी, अब बिजली आएगी, लेकिन बिजली आती है उससे पहले दोबारा बिजली कटने का वक्त हो जाता है। ऊपर से गर्मी भी बढ़ती जा रही है।
पंखे, कूलर, एसी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ऐसे में हर घंटे बिजली जाने से लोग बुरी तरह परेशान दिख रहे हैं। रिपोर्ट बताती है पाकिस्तान सरकार ने बिजली कटौती का फैसला लिया ताकि बिजली की कीमतों को कंट्रोल में रख सके और बिजली की सप्लाई को कंट्रोल में रख सके। सरकार का कहना है बिजली की सबसे ज्यादा मांग शाम को 5 बजे से रात 1 बजे तक होती है, क्योंकि कतर से होने वाली एलएनजी की सप्लाई रुक गई है तो पहले जितनी बिजली नहीं बन रही, लोगों को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली का उत्पादन ही नहीं हो रहा। तो कीमतों की बात की बात है, बिजली है ही नहीं। ईरान जंग की वजह से कोयला, तेल और गैस के दाम भी बढ़ गए। ऐसे में बिजली की आपूर्ति करने के लिए महंगे कोयले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, महंगी गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसीलिए पीक टाइम में यानी शाम 5 बजे से रात 1 बजे के बीच बिजली कटौती करने का फैसला लिया गया ताकि लोड कम हो जाए, बिजली की कीमतें भी ना बढ़ानी पड़े। क्योंकि अगर महंगे कोयले और गैस का इस्तेमाल किया जाएगा तो बिजली के दाम और बढ़ाने पड़ेंगे, और बढ़ाने की हालत में सरकार नहीं है और बढ़ी हुई कीमतें देने की हालत में लोग नहीं है। बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को पहले से ही बिजली काटने का वक्त बता दिया जाए, बिना बताए बिजली न कटे। यानी पाकिस्तान के लोगों के सामने तेल की किल्लत के बाद अब बिजली का संकट भी खड़ा हो गया। कई घंटों तक अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए लोग। इधर दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर 2 विमानों के टकराने से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का विमान अकासा एयर के एक विमान से टकरा गया। घटना तब हुई जब दिल्ली से हैदराबाद जाने के लिए अकासा एयर का विमान रनवे की तरफ जा रहा था, जबकि स्पाइस जेट का विमान लेह से आने के बाद गेट की ओर बढ़ रहा था। तभी दोनों विमानों के बीच हल्की टक्कर हो गई। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। मामले में एक आदमी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने दावा किया कि कुछ हथियार भी बरामद किए गए। जानकारी दी गई कि इस मॉड्यूल के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके में वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने वक्फ की करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। उधर यौन शोषण और धर्मांतरण पर मचे हंगामे के बाद आईटी कंपनी टीसीएस ने महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद अपने ऑफिस में काम करने वाले सभी 150 कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया। घर से काम करने के लिए कह दिया अगले आदेश तक। कंपनी में काम करने वाली 8 महिलाओं ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यौन शोषण के, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का भी आरोप है, जबरन गोमांस खिलाने के आरोप हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप हैं, गलत तरीके से छूने के आरोप है। 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 3 साल से कंपनी में काम करने वाली हिंदू समुदाय की कुछ महिलाओं को परेशान किया जा रहा था, ये ऐसे आरोप है। जब फरवरी में पुलिस को एक शिकायत मिली तब से ये कहानी खुलनी शुरू हुई है। पुलिस कह रही है शिकायत ये थी कि कंपनी में काम करने वाली हिंदू समुदाय की एक महिला का यौन शोषण किया जा रहा है और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो पुलिस के सूत्र कह रहे हैं मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 40 दिन तक अंडर कवर ऑपरेशन चलाया। वो कैसे? 7 महिला पुलिसकर्मी सफाई कर्मचारी बनकर कंपनी में पहुंच गई थी और महिला कर्मचारियों से बातचीत की, पता करने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। तब जाकर एक एक करके कई महिलाएं सामने आई, पुलिस कह रही है। और जैसे ही इस घटना का पता चला नासिक में हंगामा हो गया और पूरे देश में हंगामा हो गया। कुछ रोज पहले बड़ी संख्या में लोग हंगामा करते हुए कंपनी के दफ्तर में घुस गए थे, नारेबाजी हुई थी, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। पुलिस ने बताया 26 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। पीड़ित महिला ने कंपनी के एक सीनियर अधिकारी पर रेप का आरोप लगाया था। बाद में कंपनी में काम करने वाली 8 महिलाएं सामने आईं, उनके बयान पर केस दर्ज किए गए। यौन शोषण के आरोप लगाए गए और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप लगाए गए। हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने के आरोप लगाए गए, जबरदस्ती नमाज पढ़वाने के आरोप, गोमांस खिलाने के आरोप लगाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक एसआईटी बनाई, एटीएस और एनआईए को भी शामिल कर लिया इसमें। इन सब केसेस में कोई बाहर का संगठन है क्या, या कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, या इसका कोई फंडिंग बाहर से हुआ है, या जैसे कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आए हैं इंटरनेशनल इसकी कोई लिंक है क्या? तो इस सब की जांच पुलिस कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लिया, उसने भी जांच के लिए एक समिति बना दी।
इस घटना की जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल वुमेन कमीशन ने सुमोटो कॉग्निजेंस कर लिया है और उसी के साथ साथ हमने एक कमेटी का भी गठन हमने किया है। पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी कंपनी के कर्मचारी हैं। उनमें एक महिला भी है। एक महिला आरोपी फरार भी है और जो महिला फरार है उनका नाम निदा खान बताया जा रहा है। कंपनी में HR मैनेजर के पद पर काम करती है। पुलिस के मुताबिक पहली FIR में आरोपी के तौर पर नाम सामने आने के बाद वो फरार हो गई थी। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। छापेमारी की जा रही है। पुलिस के सूत्र बताते हैं निदा खान आरोपियों के एक ग्रुप का हिस्सा थी। वो हर काम में उनका साथ देती थी और पुलिस FIR के मुताबिक निदा खान पीड़ित महिलाओं पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डालती थी। FIR में पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि निदा खान उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहती थी, खास तरह के कपड़े पहनने के लिए कहती थी। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया निदा खान ऑफिस में पीड़ित महिलाओं का अपमान करती थी, परेशान करती थी, मानसिक रूप से उन पर दबाव बनाती थी। तो सूत्रों का कहना है आरोपियों ने एक WhatsApp ग्रुप बना रखा था। उसमें कर्मचारियों को लेकर चर्चा होती थी और यह तय किया जाता था कि किस महिला कर्मचारी को परेशान करना है, किसे नहीं करना है। पुलिस ने जानकारी दी निदा खान भी उस WhatsApp ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वो फरार हो गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आरोप लगाया कि पकड़े गए सभी आरोपी कई साल से कंपनी में काम करने वाली लड़कियों, महिलाओं के खिलाफ साजिश रचने में जुटे थे। साजिश के तहत उन पर धर्म बदलने का वो दबाव डाल रहे थे। गजवाए हिंद के अंतर्गत इनको इस राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनवाना है। जब तक हर एक हिंदू को, हर एक काफिर को ये लोग इस्लाम के अंदर लाते नहीं है, तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों की WhatsApp चैट में इमरान नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया गया। पुलिस को शक है वो धर्म प्रचारक हो सकता है। सूत्र बताते हैं वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित महिलाओं से उसकी बातचीत करवाई गई थी। आशंका जताई गई इसके तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं। नितेश राणे ने भी इसके पीछे विदेशी हाथ होने का शक जताया। जो कोई उनका अब्बा है पाकिस्तान में, उनको ये समझना चाहिए उस तक जरूर पहुंचेंगे और हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में हम जिहाद करने नहीं देंगे। शफी शेख नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसने आरोप लगाया कि नासिक रोड जेल में उस पर हमला किया गया। सुनवाई के दौरान उसने आरोपों से इनकार भी किया। दूसरी तरफ IT कंपनी ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। मामले में उसने भी जांच बिठा दी। कंपनी ने नासिक वाले दफ्तर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के लिए कह दिया। इधर महाराष्ट्र के अमरावती में अश्लील वीडियो केस में उसमें पुलिस ने सभी आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दी। पहले ही मामले में SIT गठित करके जांच शुरू हो चुकी है। मुख्य आरोपी और 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कई और की तलाश की जा रही है। इस केस ने भी पूरे राज्य में सनसनी मचा दी थी। पुलिस के मुताबिक मामले का मुख्य आरोपी अयान अहमद तनवीर है। उसने सैकड़ों लड़कियों को अपने जाल में फंसा रखा था। उन्हें अपने झांसे में लेकर अपने दोस्तों की मदद से उनका अश्लील वीडियो बनाता था, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। तो पुलिस ने बताया कि उनमें कई लड़कियों का उसने शोषण किया और जांच में उसके खिलाफ कई सबूत मिले। इन आरोपों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके 3 साथियों की भी गिरफ्तारी हुई थी। 4 इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी उसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया कि आरोपी और उसके साथियों के मोबाइल फोन से 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो और तस्वीरें मिली। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने करीब 180 लड़कियों का शोषण किया। उनमें ज्यादातर नाबालिग हैं, इसलिए पॉक्सो एक्ट लगाया गया। आशंका जताई गई कि पीड़ित लड़कियां अमरावती और उसके आसपास के इलाकों की हो सकती हैं और इस काम में आरोपी के साथ कई और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। उन पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसके अलावा 2 और आरोपी को जो है अरेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू है। इसके अलावा और 4 आरोपी को जो है अभी हम इंटरोगेट कर रहे हैं। पुलिस कह रही है जांच में यह सामने आया कि आरोपियों ने मिलकर अमरावती में एक फ्लैट किराए पर लिया था और वो पूरे कांड का मुख्य अड्डा था। इसी फ्लैट पे आयान अहमद जो है वो लड़कियों को लाता था। इससे पर यहीं पर लड़कियों का लैंगिक शोषण करता था और यही वीडियो उसने बनाई है। उसका जो दोस्त था उसके लिए इसी रूम का मुआवजा वो 500 रुपये देता था और यही पर वो वीडियो बनाता था। पुलिस बता रही आरोपी ने कई लड़कियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी थी और बाद में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पुलिस ने नोटिस भेजा, उन तस्वीरों को हटाने के निर्देश दिए।
एक रोज पहले मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलवाया गया था। उसके मकान में बने अवैध हिस्सों को ढा दिया गया था। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। एसडीएम के मुताबिक वहां सरकारी जमीन पर इमाम बाड़ा और ईदगाह बने हुए थे। प्रशासन ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ वहां पहुंच गई। संभल के बिछौली गांव का मामला। सुबह 8 बजे टीम वहां पहुंच गई। 5 थानों की पुलिस भी पहुंच गई। एक अपनी पीएसी भी तैनात कर दी गई। किसी तरह का कोई बवाल ना हो, पूरे इंतजाम कर दिए गए। तो पुलिस ने बताया जैसे ही वो बुलडोजर के साथ वहां पहुंची, लोगों की भीड़ जमा होने लग गई। लोग अतिक्रमण वाली जगह के आसपास इकट्ठा हो गए। बताया गया वो लोग विरोध प्रदर्शन के इरादे से वहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन इससे पहले कि कोई हंगामा हो पाता या शोर शराबा हो पाता, पुलिस ने उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया और अवैध अतिक्रमण को गिराने का काम शुरू कर दिया। 4 बुलडोजर लगाए गए। पहले इमाम बाड़े को गिराया, फिर ईदगाह को गिराया। मलबे का ढेर इकट्ठा हो गया। पूरी सड़क टूटे हुए पत्थरों से ढक गई। ये पूरे इमाम बाड़े को गिराया जाना है। ये करीब 30 साल पुराना कब्जा है, जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके इस तरह से ये धार्मिक स्थल को बनाया गया था। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम वहां मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि वहां सरकार की 2 अलग अलग जमीनें थीं। एक जमीन पर इमाम बाड़ा बना हुआ था, दूसरी पर ईदगाह थी। 2 महीने पहले लेखपाल ने तहसीलदार कोर्ट में इसे लेकर अपील दायर की थी। इसके बाद अखबार में नोटिस भी छपवाया गया था कि जिसने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है वो सामने आ जाए। कोई सामने नहीं आया तो पुलिस और प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। जब प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो कुछ लोग इमाम बाड़े की ऊपर वाली मंजिल तोड़ रहे थे। हथौड़े से उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की टीम ने उन लोगों को रोका और उन्हें वहां से हटा दिया। यहाँ पर एक जगह एक घाटे पर ईदगाह बनी हुई थी और एक घाटे पर इमाम बाड़ा बना हुआ। हम लोग सुबह आए जब टीम लेकर तो देखा कि वहाँ पर कुछ लोग वो सतह ऊपरी वाली जो मंजिल है, रेलिंग है, उसको तोड़ रहे हैं। कार्रवाई पूरी होने तक 5 थानों की पुलिस वहां तैनात रही। सड़क पर लगातार चक्कर लगाती रही।